गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आईएएस की तैयारी में आप सबका स्वागत है। आज हम 4 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। चलो फिर हम अपनी आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 3 आर्टिकल हैं, ये तीनों ही आर्टिकल चाइना और इंडिया की जो अभी उनका स्टैंड ऑफ चल रहा है उसके ऊपर है। तो अब देखते हैं इन आर्टिकल्स में क्या क्या बात की है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको यहीं से पढ़ा दूँगी, इसमें ज़्यादा स्लाइड्स नहीं बनाई हैं। तो पहले में इसमें बताया गया कि इंडिया और चाइना में उनको कंपेयर किया गया है, ये जो व्हेन पुश कम्स टू क्रंच, इसमें बताया गया है कि कैसे इंडिया और चाइना एक दूसरे के कंपेरेटिवली कितने स्ट्रॉन्ग और कितने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अब इसमें बताया है कि जो चाइना है ना, चाइना के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर है, बहुत ज़्यादा उनके पास ह्यूमन जो मिलिट्री आर्मी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के पास कुछ नहीं है। इंडिया ने भी अभी नए नए वेपन्स लिए हैं, जैसे अभी यूएसए से ले रहा है, रशिया से ले रहा है, तो अपनी सारी जो अपनी डील्स हैं उनको फाइनलाइज़ कर रहा है। और इसके बाद उन्होंने बताया गया है कि चाइना के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है फ़ाइट करने का जितना इंडिया के पास है। इंडिया 1947 जब से आज़ाद हुआ है तब से ही फाइट्स में लगा हुआ है, जैसे 1961, 1965 है ना, 1971, 1984, 1999 कारगिल की वॉर है ना, ये सब सारी लड़ाइयाँ इंडिया ने की हैं। और 1961 में चाइना के साथ, 1965 में पाकिस्तान और चाइना दोनों ही थे, 1971 में बांग्लादेश का जो लिब्रेशन हुआ था वो वाली फ़ाइट। तो इंडिया शुरू से ही इन सब चीज़ों में उसने अपने आप को वो किया है, इवॉल्व किया है, तो उसको पता है कि इसको कैसे लड़ाई करनी है। चाइना का इतना इतिहास नहीं रहा है कि वो किसी के साथ लड़ाई की हो इतनी। तो इसमें बताया गया है कि जैसे 1970s में एक कंबोडिया में जो है वियतनाम की फोर्सेस आ गई थी, तो वहाँ पे भी चाइना ने क्लेम किया था कि उन्होंने वियतनाम की फोर्सेस को कंबोडिया से बाहर निकाल दिया, मतलब उन्होंने वहाँ पे जीत हासिल कर ली है। बट बाद में पता चला था कि 10 साल तक कंबोडिया में वियतनाम की फोर्सेस प्रेजेंट थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बस ये है कि इंडिया को अपने स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके, अब जैसे कारगिल की वॉर में हमने एयरफोर्स को बहुत अच्छी तरह यूज़ किया था, हमारी एयरफोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी नेवी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम उनको टेक्टिकली यूज़ करके और स्ट्रेटजिकली यूज़ करके चाइना को हरा सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि चाइना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बस इंडिया को अपनी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है और उसको अपने बेनिफिट में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमारी जो सेकंड स्लाइड है इसमें बताया गया है कि हमने शायद कल ही डिस्कस किया था, जिसमें बताया था कि कैसे इंडिया डिपेंड करती है चाइना के ऊपर अपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो इसमें यही बताया गया है कि इंडिया अभी जो बाइकआउट ड्राइव चल रही है कि चाइना की सारी चीज़ों को बाइकआउट किया जाए, सबको बाइकआउट किया जाए, तो उसके लिए ही बोल रहे हैं कि इंडिया अच्छा स्टेप है कि बाइकआउट करना चाहिए, बट इंडिया को पहले खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपने रिसर्च फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि हम ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अपने ही देश में बना सकें। हमें रिसर्च पे फोकस करना पड़ेगा। अब इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि जैसे यूएसए ने भी अपने देश में कुछ कंपनीज़ को लाइसेंस दिए हैं और उनको अलाउ किया है कि वो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को अपने देश में ही तैयार करें, ताकि हमें चाइना या किसी और देश के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। तो अब ये आर्टिकल में इतना ही था। अब ये अगला आर्टिकल है, इसमें मैंने थोड़ी सी स्लाइड बनाई है। इसमें बताया गया है कि अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रह गए हैं इंडिया के पास चाइना बॉर्डर पे। तो उसमें इन्होंने कुछ ऑप्शंस बताए हैं। सबसे पहला ऑप्शन उन्होंने बोला है कि हमारे पास है कि हम फोर्स का यूज़ कर सकते हैं, मतलब सीधी चाइना के साथ हम अपनी जो इंडिया है, इंडिया की फोर्स वहाँ जाके इंटरवीन करके और वहाँ पे उनको मार मुर के यूज़ करके हम अपने आप को मतलब चाइना को वहाँ से हटा दें। दूसरा बताया गया क्विड प्रो क्यू। इसमें इन्होंने बताया गया कि जैसे हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज़ है बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे चाइना की फोर्सेस नहीं है, तो हम उन एरियाज़ को यूज़ करके चाइना का एरिया ऑक्यूपाई कर सकते हैं और वहाँ से उनके साथ फिर नेगोशिएशन करेंगे, एक्सचेंज। तो हमारा जो एरिया चाइना ने ऑक्यूपाई किया है तो हम उनसे वो ले लेंगे और उन्होंने जो हमारा किया है तो ऐसे एक्सचेंज कर लेंगे, है ना। तो ये बात की है इसमें। तीसरा बोला है कि होल्ड द लाइन एंड नेगोशिएट। उन्होंने बोला है कि जहाँ पे खड़े हो ना वहीं पे रहो और उसके बाद नेगोशिएट करो बैठ के। तो ये बोला है कि नेगोशिएशन करके इस चीज़ को निपटाया जाए। फोर्थ बोला है लिमिटेड वॉर। अब जैसे छोटी छोटी स्कर्मिशेस चल रही है ना, जैसे छोटी छोटी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो उन्होंने बोला वैसे ही करते रहो। बट इसमें ये इन्होंने एक प्रॉब्लम बताई कि ये जो छोटी छोटी वॉर्स है ये बाद में एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकती हैं। तो अब यही बोला है कि हमारे पास ये ऑप्शंस तो हैं, बट अब कंट्री हमारे देश को देखना है कि वो किस तरह इन सबको यूज़ करेगा और कौन सी स्ट्रेटेजी वो अडॉप्ट करेगा जिससे वो अपने लिए स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट ले सके और इस चीज़ को ख़त्म कर सके, जो ये जो फाइट चल रही है काफ़ी लंबे समय से, है ना। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इन तीनों आर्टिकल्स में इतना ही था इंडिया और चाइना का, तो इनको हम आगे भी और आएंगे तो देख लेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अब इस स्लाइड में हमें बताया गया प्लास्टिक इशू के बारे में। तो इसमें जो राइटर हैं वो बताते हैं कि कोविड क्राइसिस के टाइम पे प्लास्टिक के क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उनके बारे में कुछ डिस्कस किया है। तो इसमें एक रिपोर्ट है जैसे मैकिन्सी की, उसमें उन्होंने बताया गया है कि ग्लोबली हम जो है 350 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक जनरेट करते हैं एक साल के अंदर अंदर, और उसमें से सिर्फ 16% 116 मतलब 16% ही रिसाइकिल किया जाता है। इसमें थोड़ी सी गलती है तो हम सॉरी, है ना, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। सिर्फ 16% ही रिसाइकिल किया जाता है।
अब दूसरी रिपोर्ट है WHO की, उसमें उन्होंने बताया गया है कि अभी थोड़े दिन पहले की ही रिपोर्ट है, इसमें उन्होंने बताया गया कि 89 मिलियन मास्क और 16 मिलियन ग्लव्स, इतना सारा प्लास्टिक जो है हमारा जनरेट होता है इन सब से। तो उन्होंने बोला है कि एक महीने के अंदर इतना हम मास्क यूज़ कर रहे हैं और इतने हम ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या है, उन्होंने बोला है कि इससे जो प्लास्टिक जनरेट हो रहा है ना, वो जो 2 साल पहले जो रिपोर्ट बताई थी मैकिन्से ने, उससे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्लास्टिक जनरेट हो रहा है। अब एक और रिपोर्ट है, जैसे गार्डियन है, एक मैगजीन है, इन्होंने भी एक रिपोर्ट निकाली है। इन्होंने बोला है कि मास्क जो है इतने ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं ना, इतनी ज़्यादा तो जेली फिश भी नहीं है ओशन में, उससे ज़्यादा तो हम मास्क यूज़ कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा प्लास्टिक जनरेट किया जा रहा है। तो इन्होंने आगे बताया गया है कुछ कि अभी ये कोविड क्राइसिस के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन्होंने बोला है कि प्लास्टिक मैनेजमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब जैसे पहले उन्होंने बताया कि थाईलैंड ने क्या था, बैन कर दिया था जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स होते हैं ना, जनवरी मंथ में उन्होंने ये सब बैन कर दिया था। और उन्होंने बोला था कि 2020 तक तो हम पूरा इसको ख़त्म कर देंगे प्लास्टिक को अपने देश से। बट क्या हुआ कि जैसे जो कोरोना का केसेस आ गया, अब आपको अभी पीछे बताया कि मास्क कितने यूज़ हो रहे हैं और ग्लव्स कितने यूज़ हो रहे हैं, उससे क्या हुआ कि ये जो प्लास्टिक की जो यूज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और प्लास्टिक वेस्ट भी 30% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया वहाँ पे उनका। और दूसरा केस बताया है इंडोनेशिया का। अब उन्होंने बोला इंडोनेशिया ने क्या किया है कि अब कोरोना क्राइसिस की वजह से वहाँ पे इकोनॉमी स्लो डाउन है, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो 63,000 वर्कर्स है रिसाइकिल इंडस्ट्रीज़ के, जो मतलब रिसाइकिल इंडस्ट्री में काम करते थे, उनको बाहर निकालना पड़ा। लेड ऑफ का मतलब बाहर निकालना पड़ा, है ना। तो जिसकी वजह से जॉब लॉस हो गया। अब वही प्लास्टिक अब रिसाइकिल नहीं होगा और वही प्लास्टिक की प्रॉब्लम जनरेट होंगी। अब थर्ड है ब्रिंग योर ओन कप पॉलिसी। ये स्टारबक की पॉलिसी थी जो उन्होंने स्टार्ट की थी कि जो भी वहाँ पे आएगा तो अपना कप लेके आओ, अपने कप में ही कॉफ़ी पी जाए, है ना, ताकि वहाँ पे जो प्लास्टिक के जो कंटेनर्स यूज़ करते थे उनको यूज़ ना करना पड़े, है ना, तो प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज किया जा सके। अब क्या हुआ, कोरोना केसेस की वजह से ये सब भी बंद हो गया। अब उनको ये प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, अगर ऑनलाइन कोई डिलीवरी मांगेगा तो उनको उस पैकेज उसमें ही देना पड़ेगा, है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें बोला कि अब हम कर क्या सकते हैं। अब चलो ये तो हो गया है ना, अब कर क्या सकते हैं। उसमें बोला है कि प्लास्टिक इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, मतलब अगर प्लास्टिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक को हैंडल कैसे करना है, उसको डिस्पोज कैसे करना है। तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें हम कर सकते हैं बिहेवियरल चेंज ला सकते हैं। अब जैसे स्वच्छ भारत मिशन इंडिया में चलाया गया था, उसकी इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि उसी तरह हम एक ड्राइव लॉन्च कर सकते हैं जिसमें ये सब बिहेवियरल चेंज ला सकते हैं इंसान के अंदर, ताकि वो अपने लाइफ के अंदर चेंजेस ला सके। अब आप दुकान पे जाते हो, दुकान में जाते टाइम आप अपने घर से एक थैला लेके जाओ जिसमें है ना कपड़े का बना हो या किसी भी चीज़ का बना हो, उसमें सामान लेके आओ। उससे क्या है कि प्लास्टिक बैग्स ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे, है ना, और आप अपने ही हम प्लास्टिक की वेस्टेज को रोक सकते हैं और उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जिस जिस काम में ज़रूरत है प्लास्टिक की, सिर्फ वहीं पे यूज़ करो। जहाँ पे हम रोक सकते हैं वहाँ पे हमें रोकना चाहिए। उनने आगे बताया गया कि हम क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई प्लास्टिक दे रहा है, हम बोलेंगे हम प्लास्टिक में नहीं लेंगे, हम किसी और में लेंगे। रिड्यूस कर सकते हैं, प्लास्टिक के यूज़ को कम कर सकते हैं, उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, फिर रिसाइकिल कर सकते हैं। और एंड में उन्होंने बोला है कि हम उसको रिमूव ही कर देंगे सोसाइटी से। अब उन्होंने बोला कि फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमें R&D पे वर्क करना चाहिए कि हमें ऐसा कुछ डेवलपमेंट करनी चाहिए कि प्लास्टिक का कुछ ऑल्टरनेटिव मिल जाए हमें, ताकि हम उनको यूज़ कर सकें और प्लास्टिक की प्रॉब्लम से दूर चले जाएं, है ना। और पांचवा उन्होंने बताया है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है ताकि हम अच्छी तरह से रिसाइकिल कर सकें और प्लास्टिक को डिस्पोज अच्छी तरह हो सके। तो अब यही बताया इन्होंने। अब इंडिया ने भी प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स आए हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे प्रोविजंस किए हैं कि पेनल्टीज़ का प्रोविजन, और साथ में उन्होंने बताया कि प्लास्टिक कितने साइज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, इससे कम का प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, अगर उसकी थिकनेस इससे कम है तो ये यूज़ नहीं करना है। तो ऐसे सब कुछ उन्होंने बताया गया है उस रूल्स में, तो वो आप एक बार पढ़ लेना, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। अब आपने सुना होगा न्यूज़ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने अलो किया है प्राइवेट सेक्टर को कि वो पैसेंजर ट्रेन में अपने आप कुछ काम कर सकते हैं। पहले क्या था कि रेलवेज़ जो है सिर्फ गवर्नमेंट ही चलाती थी, अब क्या है कि प्राइवेट प्लेयर भी इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं वहाँ पे आके और अपना काम कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो रेलवेज में आएंगे तो उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगेंगे। अब ये है कि उनको कुछ थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी रेलवे को, जैसे वो एनर्जी जो यूज़ करेंगे उसका उनको चार्जेस रेलवे को देना पड़ेगा, और उनको जो रिवेन्यू जनरेट होगा उस रिवेन्यू का कुछ शेयर वो है उनको रेलवे को देना पड़ेगा, जिससे रेलवे अपना मेंटेनेंस करेगा। अब इन्होंने बताया गया कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे से हमें बेनिफिट क्या क्या होंगे। तो इसमें बेनिफिट्स बताएंगे कि प्राइवेट प्लेयर हमें पता है कि वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी करते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपने अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। रेलवे की फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो सकती हैं, हाइजीन मेंटेन हो सकती है। रेलवे के अंदर जो जैसे अब रेलवे के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं रहने के लिए, है ना, जैसे वेटिंग रूम्स होते हैं वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेंगे कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे होता है, वेस्टेज नहीं होगी।
इंप्रूवमेंट इन फैसिलिटीज़ इन ट्रेन, जो मैंने ऐसे भी बताया कि फूड अवेलेबिलिटी, जैसे वो वाईफाई की फैसिलिटीज़, ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। इंप्रूव सर्विस डिलीवरी, ये सारे सेम ही पॉइंट्स हैं। मतलब प्राइवेटाइजेशन से यही सब फ़ायदा होता है कि आपकी जो रेलवे का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे जो हमें पब्लिक रेलवे में नहीं मिलते हैं। जैसे हमें पता है हाइजीन ही नहीं होती है, वॉशरूम्स अच्छी तरह क्लीन नहीं होते हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती है, खाना अच्छा नहीं होता है, पानी की सुविधा नहीं होती है, तो वो सब प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाएंगी। बट इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो हम देखते हैं। अब जैसे इसी आर्टिकल में जैसे बताया गया हम वही डिस्कस करेंगे। जैसे इन्होंने बताया गया कि रेलवे जो है वो प्रोवाइड करती है सब्सिडी अपने कस्टमर्स को, वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन होती है उसमें। जैसे जो उनकी जो मालगाड़ियाँ होती हैं ना, जो वो माल वगैरह लेके जाती हैं, उनकी जो है उनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं, और उसके जो चार्जेस लगते हैं उसकी वजह से वो जो पैसेंजर ट्रेन है वहाँ सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, जिससे लोग सस्ते में रेलवे से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी तो पब्लिक रेलवेज़ के पास है, बट ये प्राइवेट वालों के पास नहीं है। तो उनकी वजह से क्या है कि प्राइवेट वालों को कंपटीशन करना पड़ेगा पब्लिक वालों के साथ, तो मे बी उनको इतना बेनिफिट ना हो। नेक्स्ट उन्हें बताया गया कि नीड ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। अभी क्या है कि रेलवे को क्या है कि रेलवे का जो बोर्ड है वही रेगुलेट करता है, तो हमें एक ऐसा बोर्ड चाहिए कि जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को भी नुकसान ना हो। अब जो पब्लिक सेक्टर वाले रेलवे हैं वो खुद को तो अपने लिए तो बेनिफिट लेंगे, और प्राइवेट सेक्टर वालों के ऊपर कंपटीशन डालेंगे या उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या बताया गया कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए जो दोनों के लिए बेनिफिट के लिए काम करे, क्योंकि ऐसे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना कि रेलवे खुद को ही रेगुलेट कर रही है, खुद ही बिजनेस कर रही है, खुद ही सब कुछ कर रही है, तो अपने ऊपर स्क्रूटिनी कैसे करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर चाहिए जो दोनों के ऊपर अच्छी तरह से नज़र रख सके और रेलवे की फैसिलिटीज़ को बेटर कर सके। अगला क्या है कि राकेश मोहन कमेटी के बारे में इन्होंने बताया गया है कि एक राकेश मोहन नाम की कमेटी थी। उन्होंने बोला है कि हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे हैं इंटरनेशनल, जहाँ काफ़ी देशों ने रेलवे को प्राइवेटाइज़ किया है। उन्होंने बोला है कि इससे क्या होता है कि बहुत ही डिफ़िकल्टी का सामना फेस करना पड़ता है रेलवे सेक्टर को, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी जनरेट होती हैं, जैसे पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है मैटर का, है ना। अगर फेयर इंक्रीज़ हो गया बाई चांस, प्राइवेट प्लेयर फेयर इंक्रीज़ कर देते हैं, है ना, तो उससे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब वो सब देखना पड़ेगा, तो ये सब चैलेंजेस हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। अब गवर्नमेंट भी देखती है, गवर्नमेंट को भी पता है कैसे करना है, अब वो देखते हैं कि क्या होता है इसके बारे में। वैसे तो प्राइवेट प्लेयर का होना चाहिए उसमें, क्योंकि फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, बट टाइम के साथ साथ उनके जो चार्जेस हैं वो भी अपने साथ कोऑर्डिनेट हो ही जाएंगे, सस्ते हो ही जाएंगे, पर उनको एक चांस देना चाहिए जिससे कि ये थोड़ा हमारा रेलवे का जो प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाए और रेलवे सेक्टर भी अच्छी तरह से वर्क कर सके। नेक्स्ट है हमारा ये लास्ट स्लाइड है। इसमें क्या है कि कोवैक्सीन एक जो वैक्सीन है जो हमारी इंडिया की एक कंपनी है बायोटेक लिमिटेड, उन्होंने की है, ये डिस्कवर की है। तो उसके बारे में बताया गया कि अभी उनको ICMR ने बोला है कि आप इसके ऊपर जल्दी जल्दी क्लिनिकल ट्रायल्स करें ताकि हम जल्दी जल्दी इसको मार्केट में लॉन्च कर सकें और कोविड की जो क्राइसिस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर कर सकें। तो वो तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम ये देखते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होती हैं वैक्सीन की। तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, उसमें क्या होता है R&D की जाती है। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें अब हमें पता है कि वायरस आ गया, कोरोना वायरस, तो उस वायरस की स्टडी की जाएगी, उसका पूरा जीन जितने उसके अंदर किस चीज़ से वो बना है, प्रोटीन्स, ब्लड वेसल, जो भी है वो सब देखेंगे, उस सबको स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करने के बाद हम सेकंड स्टेज पे उसको स्टडी करके हम एक वैक्सीन बनाएंगे, उसको मतलब उसके अंदर हमें जो जेनेटिक मेकअप है उन सबको स्टडी करके, तो जो रिसर्चर्स होते हैं वो एक वैक्सीन बना देंगे उसके ऊपर, या कोई भी मेडिसिन डेवलप कर देंगे। अब जो वो मेडिसिन डेवलप करेंगे ना, उसको सबसे पहले, अब सेकंड स्टेज में क्या आता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं। उसमें क्या होता है, जो वैक्सीन उन्होंने बनाई है ना, उसको एनिमल के ऊपर पहले यूज़ करते हैं। तो चेक करते हैं कि एनिमल उसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, कि उसका इम्यून सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, क्या वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो वापस फिर फर्स्ट स्टेज पे जाते हैं, दोबारा से रिसर्च करते हैं, दोबारा से नई वैक्सीन बनाते हैं, तो उसके लिए टाइम लग जाता है। तो अभी ये जो सेकंड स्टेज है इसके ऊपर उन्होंने बताया कि 2 या 3 साल का टाइम लगता है इसमें, जो हम एनिमल के ऊपर वो करते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पर अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसकी वजह से इन्होंने ये टाइम पीरियड को कम कर दिया, काफ़ी कम कर दिया है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज में क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें क्या होता है, ये 90 मंथ का पीरियड होता है और इसमें डिफरेंट फेजेस बताए गए हैं। तो फर्स्ट फेज में बताया गया है कि जो वैक्सीन है उसको यूज़ किया जाता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मे बी 5 या 10 लोगों के ऊपर इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा रिजल्ट दे रहे हैं और उनके अंदर बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज में क्या होता है कि 100 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, 100 या 200 लोगों के ऊपर, है ना, हंड्रेड्स में नंबर होते हैं, तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसका टाइम पीरियड है 6 से 8 महीने तक ये पूरा चलता है ट्रायल। उसके बाद थर्ड फेज़ आता है, उसमें क्या 1000 से भी ज़्यादा लोग, जैसे 1000, 10,000, 5,000, मतलब बल्क में लोगों को लिया जाता है और देखा जाता है कि किस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस में क्या चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे चेक किया जाता है कि क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल है या नहीं।
उसके बाद आती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि वो अब जो डॉक्टर्स ने सारा चेक कर लिया, रिसर्चर्स ने सब चेक कर लिया है, अब वो क्या करते हैं उस मेडिसिन को लाइसेंसिंग के लिए लेके जाते हैं और उसका पूरा अप्रूवल लेते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, तो वो रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, उनको अप्रूवल मिलता है, गवर्नमेंट को वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और गवर्नमेंट चेक करती है, और अगर उनको लगता है सही है सब कुछ तो वो उनको लाइसेंस दे देते हैं और वो मार्केट में यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन को। और फिफ्थ स्टेज में क्या आता है मैन्युफैक्चरिंग। अब ड्रग्स को क्या है लाइसेंस मिल गया, अप्रूवल मिल गया, तो अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। जो साइंटिस्ट है उसको मार्केट में अपने पेटेंट को दे देते हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, है ना, उसको बनाएंगे। उसके बाद आती है सिक्स स्टेज। अब सिक्स स्टेज में क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल। अब ड्रग मार्केट में आ तो गई है, अब क्या होता है कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो फ्रॉड करती हैं, बीच में अच्छी तरह क्वालिटी की मेडिसिन ही नहीं बनाती है ना, तो उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। तो हमारे जो गवर्नमेंट में काफ़ी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो सब चीज़ों को चेक करती है। तो बस यही बताया गया इसमें कि किस तरह क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, ये कुछ डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उसमें, और इसके बेसिस पर मेडिसिन मार्केट में आती है। ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, बट इन्होंने इसमें आर्टिकल में बोला है कि जैसे अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा है तो इन्होंने हर जो ट्रायल है उसका जो टाइम पीरियड है उसमें थोड़ा कम किया है, जिसकी वजह से मार्केट में मेडिसिन ईजिली और जल्दी अवेलेबल हो जाए और कोरोना के जो क्राइसिस है उससे हम जल्दी निपट सकें। तो आज के लिए इतना ही। बाकी थैंक यू। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी टेक केयर, ऑल द बेस्ट।